दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ भारत का विधिक एवं संवैधानिक इतिहास के मोस्ट पर्सन जो कि LLB प्रथम वर्ष के हैं और ये आपका पेपर नंबर 8 होगा। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक अशोक जहांगीर LLB यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जल्दी ही अभी मैं आपको नोट्स वगैरह बताने वाला हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर क्लास से भी शुरू करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए। चलिए देखते हैं इस वीडियो को मोस्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है वो आता है 1726 से पूर्व मद्रास नगर में न्यायिक संस्थाओं का विकास 3 चरणों में हुआ, स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों इसमें विशेषता पूछ सकता है कि 1726 से पूर्व मद्रास नगर में न्यायिक संस्थाओं की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो अब मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहला क्वेश्चंस कि आपको क्वेश्चंस करने कैसे एग्ज़ाम में जिससे आपके अच्छे नंबर आ सके। तो मैंने पहले से यहाँ पे क्वेश्चन से पहला वाला किया हुआ है कि कैसे आपको करना है। चलिए उसको हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो मैंने अभी आपको पहला क्वेश्चन बताया था कि 1726 से पूर्व मद्रास नगर के, सॉरी यहाँ पे नगर लिखना मैं भूल गया, नगर के न्यायिक प्रशासन की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। या फिर ऐसा पूछ सकता है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1726 से पूर्व मद्रास नगर में न्यायिक संस्थाओं के विकास के 3 चरण हैं, उनको स्पष्ट करना, उनको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे करना है ये देखिए। मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा आपको वो लिखना है उत्तर, उसके बाद में आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है। सबसे पहले आपको बताना है कि भारतीय विधि का इतिहास क्या रहा, तो उसको आप थोड़ा बहुत आप डिफाइन करो अपनी भाषा में। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने किया हुआ है भारत में ऐसा कुछ, तो यहाँ पे जितना ये इतना का आपको लिखना है, देखिए इतना इस पेज में आपको लिख देना है। उसके बाद में आपको एक हेडिंग डालना ऊपर, ये देखिए मद्रास का न्यायिक प्रशासन। ठीक है, ये हेडिंग डालने के बाद में थोड़ा बहुत आपको मद्रास का न्यायिक प्रशासन क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ये दोस्तों इतना करने के बाद में अब इसके जो 3 चरण हैं जो उसकी विशेषता है उनके बारे में हमें लिखना है। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, फिर यहीं से शुरू कर दीजिए कि न्यायिक संस्थाओं के विकास को 3 चरणों में बांटा है। ठीक है, अब दोस्तों 3 चरण कौन से है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है न्यायिक संस्थाओं के विकास के चरण। तो इनको अब क्या वर्गीकरण करना है, इनका क्लासिफिकेशन करना है। तो अगर आप सीधा ऐसे लिख दोगे, यहाँ पे देखिए न्यायिक संस्थाओं के विकास के चरण और यहाँ पे 1 by 1। दोस्तों यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखोगे 1 by 1 जैसे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, तो इसमें नंबर नहीं देगा अगला एग्जामिनर, क्योंकि आप ऐसे इसको क्लासिफिकेशन करोगे तो इसका आप ऐसे क्लासिफिकेशन करोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले हेडिंग लगाया है, उसके बाद में आपको लिखना है प्रथम चरण ऐसे करके, मतलब कितने से कितने सन तक है, 1639 से लेके 1665 तक है प्रथम चरण। उसके बाद द्वितीय चरण है, ये कब से कब तक वो आपको लिखना है। तृतीय चरण आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद में इसके कोई भाग नहीं है तो इसके 2 भाग हैं द्वितीय चरण के। सबसे पहला है इसके सुधार है, सह राज्यपाल के न्यायालय का गठन और चोल्टी कोर्ट का पुनर्गठन। अब तृतीय चरण के भी यहाँ पे 2 भाग है, समुद्रिक न्यायालय और मेयर्स कोर्ट। अब इनको अलग अलग डिफाइन करना है। सबसे पहले प्रथम चरण है, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद द्वितीय चरण क्या है उसके बारे में लिख के और इन दोनों को अलग अलग को डिफाइन करना है। उसके बाद तृतीय चरण के अंदर तृतीय चरण 1686 से 1726 तक क्या हुआ था वो आपको लिखना है। उसके बाद में इसके अंदर समुद्री कोर्ट न्यायालय है और मेयर्स कोर्ट है, इनको डिफाइन करना है। और लास्ट में क्या करना है आपको, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लास्ट में आपको यहाँ पे लिखना है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपको जो भी दोस्तों इसमें आपने किया है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो एक क्वेश्चन है इसको सोल्व करना, आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो दोस्तों आपको इस तरीके से प्रश्न है इसको सोल्व करना है, तो इससे क्या आपके नंबर है वो भी इम्प्रूव होंगे और आपका जो लिखने का तरीका है वो भी एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। अब मैं आपको सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ।
कैसे करना है मैंने अभी आपको बता दिया, उसको आप फिर से एक बार देख लेना। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वो आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए और इसकी त्रुटियाँ क्या है, इसमें क्या कमियाँ रह गई थी उनको भी डिफाइन करना है और साथ में बताना है 1781 सेटलमेंट एक्ट है, बंदोबस्त अधिनियम द्वारा कहाँ तक इसमें सुधार किया गया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में। तीसरा क्वेश्चन आता है, वो आपको ऐसा पूछेगा एग्जामिनर, जैसे मैंने अभी आपको पहला क्वेश्चन बताया घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों इन्हीं में से आएंगे, आप देख लेना एग्जाम में, लेकिन वो उनका तरीका है कि वो किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में रखे आपके सामने और आप उसको किस तरीके से एग्जाम में लिखो, वो आप पे डिपेंड है, वो क्वेश्चन कैसे बनाने वो उन पर डिपेंड है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है बंदोबस्त अधिनियम सेटलमेंट एक्ट 1781 के प्रावधानों को समझाइए, इसके क्या प्रावधान थे, क्या प्रोविज़न है, उनको समझाना है। चौथा क्वेश्चन लॉर्ड विलियम बेटिंग के न्यायिक सुधारों का वर्णन कीजिए। इससे पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिखा, ऐसा ही क्वेश्चन से एक। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि 1833 का चार्टर, 1833 का जो चार्टर है वो आपको समझाना है, बताना है उसमें क्या है क्या नहीं है। अगला 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। छठा क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1881 के मुख्य प्रोविजन का उल्लेख कीजिए और इसके संवैधानिक महत्व शक्ति क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। इसमें संवैधानिक महत्व बताना है, इसका क्या संवैधानिक महत्व था तो ये तो लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद इसके सबसे पहले प्रावधान बताने हैं, इसकी क्या शक्ति क्षेत्राधिकार है और लास्ट में आपको संवैधानिक महत्व और निष्कर्ष लिख देना है। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि माले मिंटो सुधार 1909 मतलब कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 समझाओ, इसको आपको बताना है। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का हुआ है कि 1719 भारत सरकार अधिनियम के प्रावधान। दोस्तों ये क्वेश्चन आ रहे हैं अभी 1 बाय 1, सभी मोस्ट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपके 2 क्वेश्चन भी आ गए ना इनमें से, जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ, जैसे मार्ले मिंटो का आ गया, उसके बाद में भारत शासन अधिनियम आ गया, भारत सरकार अधिनियम आ गया 1935, तो ये क्वेश्चन में अगर आपके 2 भी आ जाते हैं तो 40 नंबर आपके हो जाते हैं। आपको पता है 40, अगर आपके पेपर 1.5 घंटे का होता है और क्वेश्चन आपको 2.5 करने होते हैं तो आपको पता है 2 क्वेश्चन के आपके 80 नंबर हो जाएंगे, क्यों सॉरी 40 20 नंबर का एक क्वेश्चन है और 20 का ये है, 40 इसके डबल 80 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य विशेषता आपको लिखनी है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की विशेषता बतानी है। उसके बाद में टिप्पणी के रूप में भी पूछ सकता है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 के आते हैं, 10 का है 10 का है। तो इसमें देखिए क्लाइव के दोहरा शासन क्या है इसको बताना है, शॉर्ट नोट है। ठीक है, तो इसके 1.5 या 2.5 पेज तक 2 पेज तक आप लिख सकते हैं, लेकिन मैटर लिखना ऐसा नहीं कि आप ऐसे फाँप टेकने लग जाओ, कुछ भी लिख दो, ऐसे नंबर नहीं आएंगे। उसके बाद में अगला है कर्ननवालिस संहिता, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, लॉर्ड कर्ननवालिस। ठीक है, यही क्वेश्चन है वो, तो इसको भी आपको 2.5 पेज में समथिंग लिखना है, ये शॉर्ट नोट है, पूछ सकते हैं। उसके बाद में प्रीवी काउंसिल क्या होती है वो आपको बताना है, विधि संहिताकरण क्या है। उसके बाद में प्रथम व तृतीय विधि आयोग, प्रथम व तृतीय विधि आयोग, द्वितीय विधि के बारे में पता नहीं पूछे नहीं पूछे, लेकिन ये 2 तो कन्फर्म अगला पूछ ही रहेगा। उसके बाद में कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन 1946 क्या है इसको बताना है। इसके बाद द्वैध शासन प्रणाली, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये शॉर्ट नोट, इनको बस रीडिंग मार लेना, बाकी जो मैंने अभी आपको बताया ऊपर उन सभी को एक बार याद कर लेना। ठीक है, उनको रट लेना, कैसे भी एग्जाम में उनको ये लिख के आना है अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं। और मैं दुआ करूँगा कि मेरे वाले जो क्वेश्चन है वो सभी आए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास हो। अब दोस्तों एक केस भी आ सकता है, कांसीचूरा का मामला और राजा नंद कुमार का मामला, ये केस के रूप में आएंगे, लेकिन ये आपको नहीं करना है क्योंकि दोस्तों इसमें नंबर नहीं आते हैं, बहुत ही कम नंबर आते हैं और एक क्वेश्चन भी बहुत छोटा होता है। तो मैंने अभी आपको जो बताया ये 10 क्वेश्चन यही आपको करने हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब दोस्तों अगला वाला पेपर है 9th पेपर, वो जल्दी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, तब तक आप इस वीडियो को देखिए
और कोई इश्यू आता है तो कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अशोक जहांगीर LLB को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे ऐसे ही मोस्ट क्वेश्चन लेके आते रहते हैं। जल्दी हम सेकेंड ईयर के भी यहाँ पे क्वेश्चन डालने वाले हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी डालें, लेकिन मेरे खुद के भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो मैं थोड़ा नहीं डाल पा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि सभी के पेपर में यहाँ पे डालूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।